नमस्कार दोस्तों, सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर के इनॉग्रल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज सेशन नंबर 001 ऑफ माय इकोनॉमी क्रैकर सीरीज। लंबी चलेगी ये सीरीज, बने रहिएगा साथ में। और आज का हमारा इनॉग्रल टॉपिक इन इकोनॉमी क्रैकर्स इज डोंट बाय गोल्ड। सोना मत खरीदिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा अगले एक साल सोना मत खरीदो। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज इन अ गोल्ड क्रेज्ड कंट्री, जहां गरीब से गरीब परिवार भी सोचता है कि कुछ ग्राम सोना तो मेरे पास हो ही, वहां ऐसी अपील का मतलब है कि समथिंग वेरी मेजर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। आज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि आखिर चक्कर क्या है। इकोनॉमी क्रैकर्स में हम पूरा फोकस इकोनॉमी पर ही रखेंगे। साथ में जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट मिलता रहे। आइए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, डोंट बाय गोल्ड हमारा आज का पहला टॉपिक है जिससे ये पूरी सीरीज शुरू हो रही है। मैं आपको याद दिला दूं, हमारा हर 5वां सेशन हम YouTube पर फ्री रिलीज करेंगे 1, 5, 10, 15। लेकिन असली मजा है आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें इसी चैनल की। लेवल 2 में आपको पूरी सीरीज मिलेगी। साल के हर हफ्ते के 3 सेशन होंगे, साल के 150 सेशन हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, नीचे ज्वाइन का बटन है उसको दबाएं और लेवल 3 या 4 ज्वाइन करने तो लेवल 2 अपने आप उसके अंदर आ जाता है। आपको इतना जबरदस्त वैल्यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी कहीं नहीं मिलेगा। आइए जुड़िए और अपने ज्ञान के भंडार को समृद्ध करते चलिए। इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करेंगे, एक लिंक आएगी, क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा, वो भर देंगे तो हर शाम को हमारी तरफ से एक ईमेल आपको आ जाएगा कि क्या क्या कंटेंट क्रिएट हुआ है। कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की, दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, लर्नर्स ने, इसलिए हमने ये चालू किया। ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। डॉलर्स की कहानी है भैया सारी। भारत को चाहिए डॉलर्स क्योंकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद पूरी तरह हो गया इंटीग्रेट और हमें कुछ भी करके हर चीज के लिए डॉलर चाहिए। नियो लिबरल इकोनॉमिक्स, इस पे पूरा डिटेल वीडियो आगे बनेगा। अब तो बहुत लंबी सीरीज है, पूरी इकोनॉमी, फाइनेंस, मार्केट सब कवर कर लेंगे हम। और ये पूरी सीरीज हमारी इंग्लिश में ही होगी। हम हिंदी में बोलते चलेंगे, जरूरी होगा वहां इंग्लिश यूज करेंगे। नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत सरल था। अमेरिका ने भारत को बोला जुड़ जाओ और करो कंज्यूम, लपक के कंज्यूम करो। नरेंद्र मोदी का 10 तारीख रात का, 10 मई 2026 का रात का जो भाषण रहा, उसमें एक चीज बिल्कुल साफ हो गई कि नियो लिबरल इकोनॉमिक्स के जो ब्लंट कंजम्पशन के मैसेजेस थे, उन सबको रिवर्स करने की भारत सरकार ने तैयारी कर ली है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अ डॉलर क्रंच। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि ये डॉलरों का चक्कर है क्या दादा। डॉलर्स एंड इंडिया, हमारा सारा खेल जो बहुत ही चौड़े होके हम खेल रहे थे, अच्छा खेला हमने। 4 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही गए। बहुत ज्यादा हम नंबर 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसमें मत पड़िएगा क्योंकि दुनिया में एक्चुअल लड़ाई सिर्फ 1 और 2 में ही है। 20-20 ट्रिलियन के आगे हैं। बाकी के लोग लड़ रहे हैं, मैं 4.1 हूं, तू तो 4.09 ही रह गया, मैं तो 4.12 हो गया। बच्चों की लड़ाई है, मत पड़िए उसमें। टॉप 2 पे फोकस कीजिए, सोचिए कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर भारत में आएंगे। गुड्स बेचिए, सर्विसेज बेचिए, कुछ भी बेचिए, तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए। भारत ने बहुत कोशिश की, 800 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट इस साल हुआ, ऐसा दावा पीयूष गोयल ने किया है। अभी हम देखेंगे कि उसके बाद भी ये दिक्कत क्यों आ रही है। सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड, कंसल्टिंग, जितना भी आप एक्सपोर्ट कर सकें एक्सपोर्ट कीजिए, तो फॉरेन करेंसी भारत में आएगी। समझ में आया? तो आपको एक्सपोर्ट ज्यादा बनाने हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग का इंजन बहुत तगड़ा चाहिए और आपका सर्विसेज का इंजन बहुत तगड़ा चाहिए, तो आप दोनों चीजों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पहली बात। अभी आगे हम धीरे धीरे भेद खोलेंगे, 20 मिनट का समय है, अच्छे से करेंगे। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और याद रखिएगा सेशन 2, 3, 4 ये हमारी मेंबरशिप में ही होंगे। फिर 5 हम ओपन करेंगे, 6, 7, 8, 9 मेंबरशिप में होगा। तो मेंबरशिप तो आज के आज ले ही लीजिए। इंपोर्ट जब भी आप कुछ करोगे, डॉलर भारत से बाहर चला जाएगा। कच्चा तेल आपने आयात किया, डॉलर भारत से बाहर चला गया। ईरान के युद्ध ने कच्चे तेल की स्थिति बहुत विकट कर दी है। एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी की स्थिति विकट कर दी है। हीलियम की स्थिति विकट कर दी है। ब्ला ब्ला ब्ला, लंबी चौड़ी लिस्ट है। फर्टिलाइजर की स्थिति। तो डॉलर पहले से डबल बाहर जाएंगे, ट्रिपल बाहर जाएंगे, क्वाड्रुपल बाहर जाएंगे। तो आएंगे कहां से? गोल्ड। कच्चे तेल के बाद भारत का दूसरा बड़ा डॉलर कंज्यूमर है गोल्ड, यानी गोल्ड इंपोर्ट। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप सोना 1 साल तक खरीदो ही मत। मैं इसे आजाद भारत के 75 सालों की सबसे नाटकीय उद्घोषणा मानता हूं।
किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना ब्लंटली नहीं बोला कि 1 साल तक गोल्ड ही मत खरीदो। मतलब भारत की सारी गोल्ड कंपनियां ताले लगा के घर पे बैठ जाओ, जो दसों लाखों लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ड्रामेटिक समय है हमारे सामने, इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलर बाहर जाते हैं। मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलर बाहर जाते हैं। भारत का चीन के साथ साल का $100 अरब का डेफिसिट चल रहा है आज की तारीख में, ट्रेड में, मर्चेंडाइज ट्रेड में। $100 बिलियन हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा। और उसमें मैक्सिमम इंपोर्ट हमारे वहां से मशीनरी के, कैपिटल गुड्स के हो रहे हैं। मतलब भारत की इंडस्ट्री के ये हाल है कि अगर चाइना कल को बोले कि मुझे एक्सपोर्ट ही नहीं करना तुमको, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी रातों रात, क्योंकि मशीनरी वहां से आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स डॉलर इन। अब आप चाहते हो कि बाहर से एफडीआई भारत में आए, जो जमीन पे लगता है ना, ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड, उसको एफडीआई कहते हैं। और दूसरा है एफपीआई, जब आप हमारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदेंगे। एफपीआई भारत छोड़ के भाग गया है। पिछले 1 साल से लगातार आउटफ्लो बनता गया, फिर वो तो एक टोरेंट बन गया। सारे एफपीआई ने भारत मोटे तौर पे छोड़ दिया। उनकी शिकायत है कि टैक्सेशन का सिस्टम बहुत गलत हो गया है आपका, और रुपया क्योंकि तेजी से गिर रहा है, तो हमारे नेट रिटर्न्स जो है वो माइनस में चले जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और दूसरे देश बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, प्लस आपके यहाँ एआई का प्ले ही नहीं है, तो हम क्यों भारत में रहे? आएंगे बाद में, अभी आप देखो अपना। ऐसा करके एफपीआई निकल गया। और ये बिल्कुल फैक्ट है। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वो दुनिया भर में घूम के आते हैं और बोलते हैं हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अचानक से भारत जो है वो बिल्कुल लीस्ट फेवरेट कंट्री बन गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। रेमिटेंसेस से डॉलर अंदर आते हैं। हमारे 2, 2.5, 3 करोड़ लोग दुनिया भर में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे लोग हैं। वो जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा भारत भेज देते हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंस। साल के $130 अरब से ज्यादा वो आता है भारत। अब अगर मिडिल ईस्ट की स्थिति इतनी खराब रही, जहां जीसीसी के अस्तित्व पे संकट आ गया है, मतलब ये नहीं कि ग्रोथ रेट कम होगा, एज अ कंट्री हम बचेंगे कि नहीं, क्योंकि ईरान ने तो बोल दिया है ना, छोड़ो अमेरिका को, मुझसे जुड़ जाओ। वो ग्रेटर ईरान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ऐसे फंस गए हैं आपस में, और ये अब एक साइकिल शुरू हो गई है। 2030 तक ये स्टेबल होगी, और 2035 तक एक नई दुनिया का मैप सामने आएगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम विनिंग साइड की तरफ रहें। अब जो पूरा रीसेट हो रहा है दुनिया में, अगर हम लूजिंग साइड की तरफ चले गए, आने वाली पीढ़ियों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये रहें। डेट, ट्रैवल, एजुकेशन और प्रॉफिट बाहर जाते हैं। इसीलिए मोदी ने कहा फॉरेन ट्रिप्स ही बंद कर दो अपनी सारी, बाहर ही मत जाओ, क्योंकि डॉलर बाहर जाते हैं। तो ये है सारी बात कि डॉलर आते कहां से और जाते कैसे हैं। इस खूबसूरत इंफोग्राफिक में आपको ये पूरी कहानी दिखेगी। एफडीआई आएगा तो भारत में पैसा आएगा, मतलब डॉलर आएंगे। एफआईआई, एफपीआई आएंगे तो भारत में डॉलर आएंगे। इन्होंने फिलहाल भारत को तलाक दे दिया, चले गए ये छोड़ के, दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं। रेमिटेंसेस हमारे डायस्पोरा से, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट अच्छे चल रहे हैं हमारे, लेकिन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ गए। हमारा आईटी जो साल का 200-250 अरब डॉलर का हमें सुनिश्चित था कि इतना तो आएगा इनफ्लो, उसके ऊपर एआई की मार बहुत भयानक पड़ गई। और इंडियन आईटी अभी एडजस्ट करने की फेज में है, क्योंकि इनका आरएनडी जीरो होता है। कुछ भी नहीं किया इन्होंने 10 साल। जब ये क्रांति आ रही थी दुनिया में एआई की, ये नोट छापने में लगे हुए थे। आउटसोर्सिंग है, आराम से चलो, टेंशन लेने का नहीं। और जीसीसी भारत में 2000 से ज्यादा खुल गए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो जो अमेरिका की एमएनसी भारत में इन्फोसिस को काम देती थी, उसने ये सोचा कि मैं इसको क्यों काम दूं, मैं खुद ही 1000 लोग उठा के सीधे बैंगलोर में बिठा दूं खुद की बिल्डिंग में, तो पैसे भी बचेंगे और काम भी बढ़िया होगा। तो भारत में 2000 जीसीसी आ गए, उससे ज्यादा। तो वो सारे इनकम के सोर्सेस हमारी आईटी कंपनीज के और चैलेंज हो गए। गुड्स एक्सपोर्ट से हमको बहुत फायदा होता है, हम बहुत बड़े गुड्स एक्सपोर्टर कभी नहीं रहे, और वो चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। और टूरिज्म की अर्निंग, जिस एक चीज का मुझे भयानक दुख होता है, रोना आता है सोच के, भारत का टूरिज्म सेक्टर अपने पोटेंशियल का 10% भी नहीं कर पा रहा है। भारत के पास क्या नहीं है टूरिज्म में देने के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014, 15, 16, 17 तक कोशिश भी की, उसके बाद सब साइलेंट हो गए, क्योंकि शायद इस सरकार को भी यह समझ में आ गया कि जो जमीनी मुद्दे हैं भारत के, वो नहीं सुलझने वाले। विमेन सिक्योरिटी, आप जो फॉरेन से जितनी भी लेडीज आती हैं, टूर करती हैं, खासतौर पे वो अकेले आती हैं, वहां का कल्चर वैसा ही है। आप जैसे कभी ब्रिटेन घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा बड़े बड़े कैरवा ट्रेलर्स लेके 70-75 साल की दो बूढ़ी दादियां और नानियां वो चला के ले जा रही हैं 15 दिन कैंपिंग के लिए रिमोट वीराने में। भारत में सोच भी सकते हो आप, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। तो उनका जनरल एक्सपीरियंस उतना पॉजिटिव नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो फीड करता नेगेटिव साइकिल। बेसिक होटल्स की क्वालिटी,
विदेशियों से ज्यादा पैसा लेने की नीयत और लोगों द्वारा उनको परेशान करना। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि जो एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म हो सकता था, जिसमें हम भयंकर डॉलर कमा सकते थे, हमने अभी तक वो शुरू भी नहीं किया है। तो टूरिज्म हमारा एक अनटैप पोटेंशियल है, सिर्फ भाषणबाजी होती है, होता कुछ भी नहीं है, नहीं तो हम बहुत सारे संकटों से फंस सकते हैं। अब आइए कि डॉलर बाहर कहां से निकल जाते हैं। कच्चे तेल में हमारी हालत खराब हो जाती है। भारत का पिछले 10 सालों में कच्चे तेल का प्रोडक्शन 20 से 25% डाउन है, बड़ा नहीं है। सरकार अब पैनिक होके अचानक एक्सप्लोरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा कर रही है। अच्छी बात है, उसका नतीजा 10 साल बाद आएगा। वर्तमान में ओएनजीसी जबरदस्त डेट में है और हमारा डोमेस्टिक क्रूड बहुत तेजी से गिरा है, तो हम बेसिकली आयातक हैं। ईरान वॉर ने हमारे ऊपर तलवार लटका दी क्योंकि हॉर्मुज ही बंद हो गया, और ईरान किसी को कोई स्पेशल फेवर नहीं दे रहा, हमको भी नहीं दे रहा है। तो इस वजह से किसी को नहीं पता अगले 6 महीने में क्या होगा। लेट्स होप एंड प्रे कि कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाए, बट होपिंग एंड प्रेइंग इज नॉट द वे टू रन एन इकोनॉमी, राइट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम जितना भी भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां चलती, मेरी अपनी एक एआई कंपनी चलती बिलियन होप्स के नाम से, उसमें हमने जितनी भी सर्विसेज ले रखी हैं ऑनलाइन, सारी अमेरिकन है। 80 रुपए डॉलर था तब हमने ली थी, आज 95 96 हो गया। एक झटके में समझ में आता है कितना पैसा बाहर जा रहा है। फॉरेन डेट रीपेमेंट, आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसीलिए मोदी ने कहा है कि बिल्कुल बंद कर दो, बाहर ही मत जाओ। कितना प्रैक्टिकल है ये, पॉसिबल है क्या? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत के लोग बाहर करते हैं, आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, भारत के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जिनके अपने बहुत हजारों करोड़ों के प्राइवेट वेल्थ है जिनके पास, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन जो अब आई है, वो फैमिली ऑफिसेज बना के उस फंड को बाहर डिप्लॉय करते हैं, फाइनेंस में या दूसरी इंडस्ट्रीज में। वेरी फ्यू इन द सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया आर विलिंग टू इन्वेस्ट विद इन इंडिया। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अनेक बार अपील जारी की कि भारत में क्यों नहीं निवेश कर रहे हो। अब ये तो उनसे ही पूछो। इसीलिए कहा जाता है, अमीर आदमी जो भी बोलता है वो कभी मत सुनो, अमीर आदमी जो करता है उसको देखो, समझो, सच्चाई वहां मिलेगी। कमेंट थ्रेड में समझाना मैंने अभी जो बोला है। वीडियो को लाइक कर दो और बताओ कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आपके सजेशंस का बहुत बहुत स्वागत है। याद रखिएगा, मेंबरशिप में ये सब अवेलेबल रहेगा, पूरी सीरीज, साल के 150 सेशन ज्वाइन कर लो अभी के अभी। तो और रेमिटेंसेज, जितने भी भारत में एमएनसीज हैं वो अपने पेरेंट को रेमिट करती हैं, जो बिल्कुल लीगल है। इसके बीच का संतुलन सारा खेल है। अगर भारत इसमें नेट पॉजिटिव बना के चलता है तो कोई क्राइसिस नहीं आती, छोटा मोटा डेफिसिट चलता है। ईरान वॉर ने और एआई की फील्ड में हमारा कुछ भी नहीं कर पाने ने, मतलब हम लीडिंग फ्रंटियर मॉडल्स नहीं बना पाए, नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाए, बना नहीं पाए प्रोडक्ट्स, उसने इक्वेशन को बिल्कुल गड़बड़ा दिया है और इस वजह से अब पैनिक फैल रहा है। तो ये करंट अकाउंट क्या होता है? चालू खाता। एक होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता, एक होता है करंट अकाउंट। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में न जाते हुए आपको बेसिक बात बताता हूं। अभी तक सेशन में मजा आ रहा है तो ठोको ताली। करंट अकाउंट का मतलब होता है जितना भी रेगुलर डे टू डे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना भारत के बचे हुए दुनिया के साथ, वस्तु व्यापार हो गया, सेवा व्यापार हो गया, इनकम का आना जाना हो गया, ट्रांसफर हस्तांतरण हो गए, ये जिस अकाउंट शीट में लिखे जाते हैं वो आपका करंट अकाउंट हो जाता है। यूपीए सरकार के 2012, 13, 14 में कोलैप्स हो जाने के पीछे जो 3-4 बड़े कारण थे, एक तो अन्ना हजारे का फ्रॉड आंदोलन, केजरीवाल का फ्रॉड आंदोलन था। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा हो जाना, जिसकी फंडिंग के लिए डॉलर्स कहां से आएंगे, उस पे जो पैनिक क्रिएट हुआ, वो इनकी पूरी इमेज को तहस नहस कर गया। हम फिर से उसी मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। गुड्स ट्रेड इज द बिगेस्ट पार्ट। हमारे लिए वस्तु व्यापार बहुत बड़ी चीज है, और जिसमें भी ऑयल और गोल्ड, ये दो सबसे बड़ी चीज हैं। अब ऑयल का कंजम्पशन कम करने की अपील तो मोदी ने कर दी, लेकिन कितना लोग कम कर पाएंगे? अब जैसे मैं रोज 1 घंटा वॉकिंग करता हूं, 5 से 6 किलोमीटर का मेरा वॉकिंग का शेड्यूल फिक्स है, 8 से 10 हजार स्टेप्स पर डे। अब सपोज मैं कल से बोलूं कि नहीं चलो मैं ऑफिस 5 किलोमीटर दूर रहता हूं ऑफिस से, मैं वॉक करके चला जाऊंगा, दिन में 10 किलोमीटर चल लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। पहली बात, फुटपाथ ही नहीं है पूरे। दूसरी बात, ट्रैफिक खतरनाक है, चढ़ा देगा कोई मेरे ऊपर। तीसरी बात, साइकिलिंग के डेडिकेटेड ट्रैक होते तो मैं साइकिल से आ जाता। और चौथी बात, पोल्यूशन और डस्ट। तो हम जमीनी सच्चाई, और मैं एक स्मार्ट सिटी में रहता हूं, तो हम जमीनी सच्चाई को देखें कि मेरे जैसे करोड़ों लोग जो चाहेंगे चलो साइकिल से आ जाते हैं, मेरे घर वाले अलाउ ही नहीं करेंगे मुझे कि अरे भैया करने दो, तुम जरा अपने आप को संभाल लो, बहुत ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने गलत बोला? बताइए मुझे। दोस्तों, इनबाउंड हम जो लेते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से डॉलर अंदर आते हैं। इस एरो का मतलब है डॉलर का अंदर आना। मेरी जो इकोनॉमी पढ़ाने की स्टाइल रहेगी ना, एकदम जमीनी स्तर से पढ़ाता हूं मैं, ताकि हर व्यक्ति 15 साल का बच्चा हो, 55 साल का प्रोफेशनल हो, 80 साल का जवान हो, होम मेकर हो, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन थोड़ा जज्बा होना चाहिए सीखने का। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आप जब करेंगे एक्सपोर्ट, डॉलर भारत आएंगे, करंट अकाउंट में काउंटिंग होगी। एग्रीकल्चर माइनिंग प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर भारत आएंगे। सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, बीपीओ भारत आएंगे। इसमें एआई के ऑटोमेशन की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। रातों रात कुछ भी टूटने वाला नहीं है, कोई एपोकलिप्स नहीं आ रहा है, बट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने लगता है ना, समझ में आने लगता है। एक तरफ ताइवान का स्टॉक मार्केट है, साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट है, कुलांचे भर रहा है, क्योंकि वहां एआई का प्ले है। हैं कंपनियां जो जेन्युइनली या तो हाई बैंडविड्थ मेमोरी की कंपनियां हैं, या तो फिर टीएसएमसी ही आ गई, सबका बाप। इस तरह की कंपनियों के होने की वजह से पूरा मार्केट ही उठ रहा है वहां का। हमारे यहां ऐसी एक भी कंपनी नहीं जिसका प्योर प्ले एआई गेम हो, नॉट वन कंपनी। इमेजिन, तो वो एक टेल विंड क्रिएट नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ, नैरेटिव बिगड़ता है उसमें। ट्रैवल टूरिज्म, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फॉरेन एसेट्स, ये सब भारत में करंट अकाउंट में इन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? सर्विसेज ट्रेड से भारत को बहुत मदद मिलती है। ये हमारे लिए सर्विसेज ट्रेड में सरप्लस बनाते आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। ऐसा कोई ये डेफिसिट में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जितनी सर्विसेज हम आयात करते हैं उससे ज्यादा हम निर्यात कर देते हैं। अब पैसा बाहर कहां कहां से जाता है? करंट अकाउंट में ये गया, ये गया, दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पे। इन सभी चीजों पे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंद कर दो भैया, अब तो तुम ये सब यूज ही मत करो। बहुत नाटकीय है ये उद्घोषणा पूरी, मैं समझाता हूं कैसे। देखिए क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 10 तारीख की रात को। वर्क फ्रॉम होम करो तो आपके फ्यूल के इंपोर्ट्स घटाने की स्थिति बनेगी, सबसे पहले उन्होंने वही कहा। उसके बाद उन्होंने कहा 1 साल तक सोना ही मत खरीदो, गोल्ड हमारा सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट है, तो डॉलर हमारे बचेंगे। तीसरा कहा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। कितने लोग खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल? खैर, तो पेट्रोल डीजल हमने बता दिया, कच्चे तेल का जो पूरा ईरान युद्ध ने पूरा कबाड़ा कर दिया इक्वेशन का, और कोई खत्म होता दिख ही नहीं रहा है वो सब। कुकिंग ऑयल आप कम से कम, क्योंकि भारत 60% कुकिंग ऑयल आयात करता है, 60% कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं। मैंने उनका वो इन्फोग्राफिक खोल रखा है अपील का, जो पीएमओ ने जारी किया था, इसलिए एक एक पॉइंट पढ़ के बता रहा हूं। केमिकल फर्टिलाइजर कम से कम इस्तेमाल करो, ये क्योंकि फॉस्फेट पोटाश सारा बाहर से आता है। ये बहुत खतरनाक अपील है, श्रीलंका ने यही करने की कोशिश की थी, उसके बाद वहां क्रांति हो गई थी। आपको याद है ना, श्रीलंका में बोला था नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाओ, सब प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई। भारत ये कर ही नहीं सकता है रातों रात, हमको केमिकल एग्रीकल्चर पे ही रहना है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज केमिकल एग्रीकल्चर, पसंद हो ना पसंद हो, अच्छा हो बुरा, अभी उसकी डिबेट नहीं हो रही, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आप विदेशी बहुत सारी चीजें मत खरीदें, विदेश जाके शादी नहीं करें। कौन करता विदेश में शादी? भारत का टॉप 1% आदमी। तो वो उन अमीरों को बोल रहे हैं कि बाहर जाके मत करो भैया शादी, जैसे वो सुन लेंगे। उनका सारा वेल्थ, भारत के जितने अमीर हैं ना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, अमीर जो बोलता है भारत का वो कभी मत सुनना, अमीर जो करता है उसको देखो, सच्चाई वहां है। तो भारत का अमीर क्या कर रहा है? भारत में पैसा नहीं लगा रहा है, वो दुनिया भर में पैसा लगा रहा है, भारत में नहीं लगा रहा है। सबूत क्या है? खुद फाइनेंस मिनिस्टर मैडम और सीईए सर बार बार अपील कर रहे हैं कि भारत में पैसा लगाओ। तो वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर ये अमृतकाल है तो इसका जवाब तो अब वो सेठ लोग ही देंगे, उनसे पूछिए जाके, वो देंगे जवाब आपको। और फॉरेन ट्रैवल ही बंद कर दो। तो बेसिकली मोदी ने एक साथ ही 7 चीजें बोली है, समझिएगा, गहरी बात बोलने जा रहा हूं। जो आपने 30 सालों से 35 सालों से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देखा 1991 से, कि भैया बिंदास कंज्यूम करो। एलपीजी का बेसिक मंत्र क्या रहा था? बिंदास कंज्यूम करो, चिंता मत करो, साफ फ्लो बना रहेगा, मस्त रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आके उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, और ऊपर से ईरान वॉर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने की अब कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मेरी रीडिंग है, कि हम वो काट ही देते हैं सब, और अब हम सेल्फ कंटेंट हो जाएंगे। अब ये तो सिविलाइजेशनल शिफ्ट की बात है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगले 10 साल में पता चल ही जाएगा हमको। देखते हैं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सीरीज भी यही है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, और भाई को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, नोटिफिकेशंस को ऑन रखिएगा। सरल भाषा में इकोनॉमी को समझने की हमारी सीरीज चलती रहेगी। फाइनली आते हैं कि सोना मत खरीदो। अब तो आपको सारी कहानी समझ ही आ गई है।
देखिए, बिल्कुल सरल है इसको समझना। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पूरा इन्फोग्राफिक ही मैंने इस पे बनाया है। पॉइंट नंबर 1, हमारे यहाँ ज़्यादा सोना पैदा ही नहीं होता है। मतलब हम निकाल के माइनिंग करके नहीं लाते हैं। वैसे आपको बता दूँ, जियोलॉजी का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ, भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी पे जितना भी सोना है वो दूसरे सितारों से आया, जब उनमें एक्सप्लोजन होता है और वो हेवी डेंसिटी के मटेरियल आते हैं, तो पृथ्वी जब बन रही थी तब ये सोना आया, नीचे चला गया। एनीवे, तो आपको इम्पोर्ट ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप कुछ भी कर लें। और उसके लिए आपको डॉलर में ही खर्च करना। आप, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर येन में कर लें, यूआर, अल्टीमेटली कन्वर्ट तो डॉलर में होगा ना, फॉरेन एक्सचेंज तो भारी जाएगा ना। तो रुपए पे दबाव आएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया नीचे उतरेगा। जो 95 पे है कहीं 100 पे चला गया तो साइकोलॉजिकली प्रेशर ही प्रेशर है। दूसरे इंपोर्ट भी हमारे एकदम से कॉस्टली होते हैं। रुपया जितना जितना गिरता है, कच्चा तेल आयात करते हैं वो उतना उतना महंगा होता चला जाता है। इंडिया क्योंकि ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो इसका सेकेंडरी इफेक्ट वहां आ जाता है। ऑयल बिल एकदम से बढ़ता है। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में ये संकट अब समझ में आ गया कि एकदम से सुलझेगा नहीं। नहीं तो मोदी जी ने 20 मार्च को ये भाषण दे दिया होता। और अब समझ में आ गया 10 मई को कि ईरान तो मानेगा नहीं, वो तो तैयार है कि आओ हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और वहां अमेरिका बोल रहा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये बहुत अजीबोगरीब कर दिया है इन लोगों ने। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, भारत के एक्सपोर्ट्स इन सब चीजों से बहुत सफर कर रहे हैं। और एआई ने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत बड़ी चोट दे दी है। अगर मिडिल ईस्ट में नौकरियों पर संकट आ गया तो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मोदी को ये लगता है कि ये सब करके हम टेम्पररी तो कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। ये है सारी कहानी। आ गया भैया समझ में? तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अभी के अभी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ये वाली सीरीज लेवल 2 में रहेगी। मंडे वेंसडे फ्राइडे है भैया, ध्यान रखना। साल के 150 हो जाएंगे। वैसे लेवल 4 तक आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। गजब की वैल्यू है। पूरे परिवार को दिखाइए, सबको सिखाइए, आनंद परमानंद। और ये हमारा डेली अपडेट्स का है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।